गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। अब इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे यानी इससे जस्ट पहले वाला उसमें हमने क्या भी पढ़ा था कि जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती दैट इज सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही सेल थी और दोनों में ही बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेल हमारी, अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा की सेल लेते हैं वो यूनिसेलुलर होता है, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं हम लोगों में या बिग एनिमल्स में तो वो उसमें मल्टीसेलुलर होता है। अब यूनिसेलुलर का मतलब है कि जहां पर एक सेल होगी जितने भी उसमें फंक्शंस होंगे, चाहे उसका मूवमेंट हो, चाहे उसका फूड को एक्सेप्ट करने वाला हो, वो सब एक ही सेल में कंप्लीट होंगे। राइट, जैसे आपका पेरिमीशियम, ज़मीवा। दूसरा हमने देखा जैसे हमारे उसमें ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, यानी बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर हमारे अलग अलग फंक्शंस करती हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि जब स्ट्रक्चरली यानी एक सेम सेल का जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है वो सेम स्ट्रक्चर में है और पूरा का पूरा ग्रुप एक फंक्शन को करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को जो परफॉर्म करता है द सेम एक्टिविटी ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, हमने कहा अब टिश्यू भी हमारे क्या होते हैं, टिश्यू में भी हम पढ़ेंगे। सिंपल चीजें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत ध्यान से हमको समझना है। तो बच्चा लोग, हमारी पढ़ाई तो आगे चलेगी टिश्यूज की। तो टिश्यूज को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली चीज है, पहले हम सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो मेन थिंग आती है ना वो ये आ जाती है कि आखिर बार बार हम टिश्यू 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 बोल रहे हैं, तो मतलब क्या है टिश्यू का? तो देखिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ सेल होता है, इसको मैं लिख रही हूँ, देखिए ध्यान। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर अ सिमिलर स्ट्रक्चर, एक सा स्ट्रक्चर है, एंड टू अचीव करता है पर्टिकुलर फंक्शंस को, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात हमने कर दी कि ये एक टिश्यू होता है। अब नॉर्मल सी बात है, जो चीज समझने वाले, जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, हम पहले उसको बहुत आराम से समझेंगे, देन वी हैव टू मेक अ नोट्स। ठीक है, अब कई बार हमारे दिमाग में चीजें आती हैं जब सेल हमारी एनिमल्स की और प्लांट्स की अलग अलग होती हैं, तो अगर हम देखें तो क्या टिश्यू भी ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में और एनिमल में सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? हमारा क्वेश्चन आता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि हमारे प्लांट्स और हमारे जो एनिमल्स हैं उनके जो टिश्यूज होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे कि सिमिलर नहीं होंगे? तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब खुद दोगे। कैसे दोगे? बहुत ध्यान से सुनोगे। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या चीज आ जाती है? इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर हम एक प्लांट को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो हमने एक क्वेश्चन कर दिया कि आर द स्ट्रक्चरली टिश्यूज आर सेम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्वेश्चन मार्क होते हैं, हो सकते हैं। अब देखिए, टिश्यू तो हमारे वही है, यानी अ ग्रुप ऑफ सेल्स जस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ सेम एक्टिविटी। लेकिन अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे? प्लांट्स कांट मूव, एनिमल्स मूव। ठीक है, प्लांट्स अपने हाथ से अपना खाना कहाँ बनाते हैं? उनका खाना कहाँ बनता है? आपके अपने फोटोसिंथेसिस से बनता है। तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें ग्रीन प्लांट्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रक्चर तैयार है। दूसरी चीज है, हम लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के, हमारी अलग चीजें हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी और भी रिएक्शंस और हम जैसे बोलते हैं और भी हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होते हैं। प्लांट्स क्या होता है कि एक डेफिनेट ग्रोथ किसी चीज की होकर रुक जाती है, जबकि एनिमल में भी क्या होता है, अगर आप देखेंगे प्लांट्स एक हद तक बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, जबकि हमारे एनिमल्स में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, कुछ चीजें अपने समय के साथ बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करने से पहले हमें अपने माइंड में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि प्लांट को हम देखते हैं, छोटा सा आप एक प्लांट लेके अपने घर में आए, ठीक है, वो प्लांट्स को आपने धीरे 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 ग्रो कराया। वो प्लांट्स कैसे बड़ा? पहले पतला पतला छोटा छोटा होगा, उसके बाद उसकी जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो ऐसे निकलेंगी, है ना। उसके बाद जो ऊपर ऊपर ब्रांच जाती जाएंगी वो कुछ न्यू आती जाएंगी, जबकि नीचे की जो लीव्स होंगी वो येलोइश होके गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज। और प्लांट टिश्यूज को पढ़ने के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस चीज को हम बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे। और स्टडी हम कैसे करेंगे? हम एक सिंपल से स्टडी करते हैं। देखिए, अगर मैं एक बात कहती हूँ तो पहली स्टडी हो जाएगी हमारी प्लांट टिश्यू की।
अब प्लांट टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर में एग्जाम्पल सोचना है कि सपोज आपने क्या किया, आप एक अपने घर में एक प्लांट लेके आए, आपने एक प्लांट सपोज तुलसी का लिया या सपोज आपने किसी और चीज का प्लांट लिया और एक प्लांट आपने एक पॉट में लगाया, दूसरा प्लांट आपने दूसरे पॉट में लगाया और दोनों को फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे ऑब्जर्व किया। ठीक है, आप क्या देखेंगे, क्या दोनों की ग्रोथ का जो टाइम है यानी सेम टू सेम प्लांट लेके आए हो, एग्जैक्ट हाइट के, एग्जैक्ट सब चीज के, और वो एकदम से छोटे छोटे से हैं। लेकिन आप देखते हो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे उन दोनों की ग्रोथ में ही डिफरेंस होता है। किसी में रूट्स बहुत जल्दी निकल जाएंगी, किसी में उसका जो रूट धीरे धीरे टाइम लगेगा। यानी एक अगर आपका एक प्लांट है, इट विल टेक टाइम टू 5 days टू कंप्लीट ग्रो, तो सेकंड वाला हो सकता है 10 days ले। तो उन दोनों का ग्रोथ का भी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। तो ये सब कैसे होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्लांट टिश्यू में अगर हम प्लांट की बात करते हैं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने ये प्लांट बनाया। ठीक है, प्लांट बनाते समय मैंने क्या कहा कि जो ये वाला पार्ट होता है टिश्यू का, जो परफॉर्म करता है एक्टिविटी टू ग्रो द प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एपिकल। ठीक है, और एपिकल तो होता ही है, साथ में हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो इन वाले टिश्यूज को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, अगर स्पेलिंग रॉन्ग है तो देख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक। तो ये प्लांट के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, जो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। यानी प्लांट्स टिश्यू जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि आपने ये बोला कि स्पेशली इन अवर प्लांट्स द टिश्यूज आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेकिन इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी 3 तरीके की कैटेगरी आती है। क्या कैटेगरी आती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक बात करती हूँ कि मेरे घर में एक मेड रहती है, ठीक है, और वो मेड बच्चे को भी संभालती है, वो मेड खाना भी बनाती है, और वो मेड क्या करती है, आपकी डस्टिंग भी करती है। तो एक मेड है और वर्क 3 हो गए। वैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी 3 टाइप से क्या होते हैं, वर्क फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड द प्लांट टिश्यू। और ये प्लांट टिश्यू 3 तरीके से वर्क करता है। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक या एपिकल मेरिस्टम जिसे बोलते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करना। एपिकल माने उसके ऐसे करके ग्रो कैसे होगा, हेड टू अर्न, यानी ऐसे करके वो लंबाई में ग्रो करेगा। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका यहाँ पे हो जाता है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर ग्रो करना यानी उसकी थिकनेस को बढ़ाना, जिसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, जो क्या करता है यहाँ पर जहाँ पे प्लांट्स की नोड्स होती है ना, ये से बढ़कर ऐसे बढ़ने में काम करता है। ठीक है, और थर्ड वाला जो होता है स्पेशली जिसको हम यूज करते हैं वो, अब यहाँ पे आता है आपका थर्ड वाला जो होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह होती है ना, अगर हम बोले कैम्बियम रिंग या चौड़ाई मोटाई, उसमें भी ये हेल्प करता है। इसका काम क्या होता है, प्लांट्स को लंबाई बढ़ाता है और यहाँ पे जो नोड्स होते हैं इनकी जो होती है ग्रोथ में हेल्प करता है। और अगर हम इसकी टिप का काम करें तो ये टिप को बढ़ाता है। तो यानी है तो मेरिस्टम, यानी है तो टिश्यूज सब मिलके, यानी एपिकल मेरिस्टम का काम क्या होगा, टिप को क्या करेगा, टिप को ग्रो करेगा। इंटरकैलरी का काम होगा जहाँ पे नोड्स है वहां की साइड आपके वर्टिकल साइड बढ़ेगा। और लेटरल का वर्क होगा कि कंप्लीटली मोटापा बढ़ाएगा, यानी मोटा यानी ऐसे करके क्या करेगा, थिकनेस बढ़ाएगा। तो ये थिकनेस कहाँ बढ़ती है, रूट में और स्टेम दोनों में। यानी जहां जहां पे ये वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे रूट्स में या स्टेम्स में या आपके शूट्स में, वो कहाँ कहाँ वर्क करेंगे, इन 3 चीजों पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से हम समझते हैं चीजों को कि स्पेशली जो टिश्यूज होते हैं ना, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, यानी आज हैं तो कल वो डिसअपेयर हो गए, उनकी जगह न्यू आ गए। अच्छा, एक चीज मैं और बताती हूँ, जब हम बच्चे थे तो हमें बताई गई थी, तो ये आपके लिए भी बहुत जरूरी हो जाती है। जब हमारी बात आती है कैम्बियम रिंग की, यानी उसके लिए
आपका इंटरकैलरी या हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैम्बियम रिंग क्या होती है कि आपका जब प्लांट होता है, सपोज आपका ट्री होता है और इस ट्री को जब बीच में से यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाता है, हाफ कट कर दीजिए, जब ट्री को ऐसे हाफ कट करेंगे तो क्या होगा, ट्री ऐसे करके आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो आपको ऐसे रिंग्स टाइप के दिखेंगी ना, तो ये आपकी कैम्बियम रिंग्स होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बताती हूँ कि यही जो कैम्बियम रिंग होती हैं, ये आपको ध्यान से देखना, टीचर्स आपको बताए या ना बताए, आपको भी आना चाहिए कि जब भी यू हैव टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ एनी प्लांट्स, जब आपको किसी भी प्लांट्स की एज के बारे पता करना होता है, तो हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि ये जो कैम्बियम रिंग्स होती है, इट विल बी काउंट, उसमें जितने आपके रिंग्स होंगे, जितने काउंट होंगे, इसका मतलब है एक साल में एक रिंग आती होगी, जब ईयरली एक रिंग आएगी तो जितनी रिंग्स होंगी, सपोज अगर किसी प्लांट में 5 रिंग बनी है, या किसी प्लांट में 6 रिंग बनी है, किसी प्लांट में 7 रिंग बनी है, किसी प्लांट में 8 रिंग बनी है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ट्री की एज है वो 6, 7, 8 ऐसे है। तो समझ में आ गया। तो अगर मैं प्लांट की एज पता करनी होगी तो वी हैव टू काउंट द कैम्बियम रिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक, यही अभी हम प्लांट का पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे एनिमल्स का जो है टिश्यूज आ जाते हैं। पहले प्लांट्स के बारे में और स्टडी हम करेंगे, और ध्यान से रखिएगा जो भी स्टडी मैं करा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि नेहा मैम चाहती है कि हर एक बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़े, ठीक है। चलिए हमें ध्यान से समझना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारे प्लांट टिश्यू है, अब होता क्या है कि जो सेल्स होती है ड्यू टू देयर ओन स्टेबल कंडीशन, एक कंडीशन में आने से पहले वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, यानी शेप में, साइज में वो डिफ्रेंशिएट होती रहती हैं, और डिफ्रेंशिएट होके ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से सेट हो जाती हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो है एक सिंपल और जर्नल डायग्राम है, और इस डायग्राम को हम कहते हैं इट्स सेक्शन ऑफ स्टेम, ये एक सेक्शन है स्टेम का, और इसको हम क्या कहते हैं कि जब आपकी सेल्स यानी आपके टिश्यूज, आपका सेल का ग्रुप ही तो टिश्यू है, तो जब ये एक ऐसी कंडीशन में आते हैं, डिवाइड करने के बाद एक परमानेंट कंडीशन में आ जाते हैं, तो ये वाले हमारे टिश्यूज कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब होता है अब इनका एक फिक्स शेप हो गया है और साइज हो गया है, ठीक है। तो यानी इसके बाद अब ये कहीं नहीं जाएंगे, या तो अब इसके बाद ये डेड होंगे या इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमानेंट हो चुके हैं, जितना डिवीजन इसमें होता है। अब एक एग्जांपल सोचिए, एक छोटा बच्चा है, ठीक है। जब आप भी छोटे थे, आप 2 मंथ्स के थे, 2 ईयर के हुए, फिर आप 14 ईयर के हुए, फिर आप 42 ईयर के हुए, तो आपकी हाइट एक डेफिनेट एज के बाद नहीं बढ़ती, ठीक है। आप उसी एज में, माना आपकी 16 ईयर तक या 17 ईयर तक आपकी पर्टिकुलर हाइट सारी की सारी बढ़ चुकी है, उसके बाद क्या होगा, एक स्टेबिलिटी होगी, इसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर मैं बात करती हूँ अपने लोगों की, ठीक है, उसके बाद आप चाहे 60 ईयर के हों, चाहे 20 ईयर के हों, चाहे 40 ईयर के हों, एक डेफिनेट आपका स्टेबल हो गया ग्रोथ में। वैसे ही प्लांट में क्या होता है कि जब सारी की सारी सेल्स जो होती है ना, वो डिवाइड होके अपना शेप और साइज ले लेती हैं, तो बन जाती हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज होती है, इसमें कैसे आती हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, अगर ध्यान देंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा, ठीक है। ये भी आपका एक टिश्यू ही है। पेरेन्काइमा जो है वो परमानेंट टिश्यू है, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एपिथेलियल सेल यानी किसी भी टिश्यू के जो सबसे बाहर वाली है, अगर मैं इस अपने हैंड की बात करूं तो मेरे हैंड की जो ये वाली स्किन होगी जो आपको दिख रही, वो मतलब ये तो स्किन है, स्किन के नीचे जब आप दिखोगे आपको सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। वैसे ही हमारे, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पेरेन्काइमा है वो जस्ट एपिथेलियल सेल के नीचे होता है, डिवाइड करते रहती हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि सब सेम शेप की होती हैं, सेम साइज की होती हैं। इनका काम क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े लूप आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में बड़े बड़े जो होते हैं बहुत ही जिसे बोलते हैं लूजली बाइंडेड होती हैं, बहुत आराम से फ्लेक्सिबल होती हैं, लूजली बाइंडेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, यानी आराम से बहुत लचीली सी होती हैं। और इनका काम क्या होता है, जो इतने बड़े बड़े आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ना, जो आपको वैक्यूल टाइप दिख रहा है या आपको स्पेस दिख रहा है, इसमें ये स्टोर करती हैं फूड को,
ठीक है, तो ये तो आपके सिंपल पेरेन्काइमा में आ गई। कभी कभी क्या होता है कि जो यही आपकी टिश्यूज होते हैं, हम कहेंगे कि जो ये आपके सिंपल टिश्यूज की बात कर रहे हैं पेरेन्काइमा से अलग हटके, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स की तरह ही अपना फूड खुद बनाने लग जाते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको क्या कहते हैं। कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि जो हमारी एयर कैविटीज आपको दिख रही है, हम इसे एयर कैविटीज तो बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे स्पेस जो बीच में दिख रहे हैं, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल उनमें होता है। ठीक है, जब क्लोरोफिल उसमें होगा तो वो काम क्या करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे, कहीं ना कहीं अपना फूड खुद बनाएंगे। तो उस कंडीशन में हम इन्हें क्लोरन कायमा कहते हैं। उन टिश्यूज को क्या कहते हैं, क्लोरन कायमा। वेरी गुड। ये जो होते हैं बहुत ही लूजली बाइंडेड वैसे ही होते हैं, बट इनमें ये होता है क्लोरोफिल कभी कभी इनमें मिल जाता है, यानी पेरेन्काइमा जो कि स्टोर कर रहा है फूड को, कभी कभी उसमें अगर आपका क्या मिलता है, जब उसमें आपका क्लोरोफिल मिल जाता है तब हम उसे क्लोरन कायमा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इससे भी यानी ये भी क्या होते हैं, लूजली बाइंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और कभी कभी हमारे प्लांट्स में ही ना, अगर हम बात करते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स में, यानी जो प्लांट्स आपके कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, इन एक्वेटिक प्लांट्स में ऐसी लार्ज कैविटी जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोकाइमा कहते हैं। एरोकाइमा का मतलब होता है उसको, जैसे हमने कॉलन काइमा पढ़ा, ये हमारा क्लोरन काइमा है। क्लोरन काइमा है बिकॉज ऑफ द फाउंडिंग क्लोरोफॉल। वैसे एरोस्पिया एरन काइमा कहते हैं। एरन काइमा का मतलब होता है एक्वेटिक प्लांट्स में जो आपके एम्प्टी स्पेस होता है उसे हम कहते हैं एरनकाइमा या एरोकाइमा। इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरनकाइमा का मतलब यही होता है कि इसमें लार्ज कैविटी है, किसकी, एयर की, तो ये बना आपका एरनकाइमा। ठीक है। कभी कभी प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है आपका, उस प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो एक अदर आपके टिश्यू के मारे होती है, जिसको हम कहते हैं कॉलन काइमा। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉलन काइमा। इट्स कॉल्ड अ कॉलन काइमा। जब कभी कभी हम देखते हैं कि प्लांट्स में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर उसमें आपका यहाँ पर आप क्लोरोफिल नहीं है, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि उसमें आपके जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा, वो कम है, या उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है जो कि सपोर्ट करता है किसी भी प्लांट को कुछ करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं कॉलन काइमा। ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक प्लांट जो होता है वो स्टिफली, बहुत टाइटली, उसका जो स्टेम होता है बहुत ज्यादा टफ होता है या बहुत हार्ड होता है। तो वो जो हार्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं स्क्लेरन काइमा। ठीक है, स्क्लेरन काइमा, क्योंकि हार्डनेस शो करता है, प्रोटेक्ट करता है। बहुत देखा होगा आपने स्क्लेरन काइमा, जो रिजिडनेस या टफनेस के लिए फेमस है। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे इसको कि हमने एक ही टिश्यू यानी सिंपल टिश्यू में बताया। अगर हम बात करते सिंपल परमानेंट टिश्यू में, यानी ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स में परमानेंटली होते हैं, सिंपल इसलिए कहा गया क्योंकि लगभग एक ही तरीके के जो टिश्यू होते हैं, यानी एक ही तरह की सेल्स हैं जो परफॉर्म करेगी एक्टिविटी को। पेरेन्काइमा कहा, लूजली बाइंडेड है, स्टोर कर रहे हैं फूड को। सपोज अगर उनमें क्लोरोफिल मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो आपका क्लोरन काइमा बन जाता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स में जो स्पेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, आपके कहीं ना कहीं पर सपोर्ट करते हैं आपके प्लांट को ऊपर ऑक्सीजन के लिए, या स्पेशली उनको उनके एयर स्पेस के लिए, एयर कैविटी के लिए, उसे एरनकाइमा कहते हैं। कभी कभी कॉलन जो क्लोरन काइमा है, इसके एक्सेप्ट यानी इसके अलावा एक अनदर टिश्यू होता है जो हेल्प करता है रिजिड, बहुत ही बाउंडेड और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स के लिए, उसे हम कह देते हैं आपकी कॉलन काइमा। और जब आपका प्लांट शो करता है रिजिड पावर को, यानी उसका स्टेम या उसकी रूट इतनी हार्ड हो रही है, इट विल नेवर फ्लेक्सिबल, तो रिजिडिटी के लिए हम स्क्लेरन काइमा यूज करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने ये पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी हम देखेंगे। देखिए इसको, चलिए उसके बाद इसमें से एक टॉपिक आता है जो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। सिंपल पेरेन्काइमा पढ़ा, कॉलन काइमा पढ़ा,
फ्लोरेनकाइमा पढ़ा, एरेनकाइमा पढ़ा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा, तो हर चीज हमने पढ़ा। तो हमने एक चीज बहुत ध्यान से देखी कि जो भी चीजें हमारे टिश्यूज में हैं, अगर हम बात करते हैं कि इन सारे के सारे टिश्यूज में जो चीज मेन है वो है आपकी एपिडर्मिस, या भी हम कहेंगे एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल क्या होती है, इसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो किसी भी टिश्यूज में जो है आउटर जो कवरिंग होती है, ये तो हमारे हाथ के बाहर से स्किन लगी है, वैसे टिश्यूज के अंदर हम देखें तो ध्यान से कि एपिडर्मिस होती है जो सबसे आउटर पार्ट होती है, यानी बाहर की तरफ होता है। और एपिडर्मल का एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। सपोज आपने एक प्लास्टिक बैग लिया, उस प्लास्टिक बैग में आपने क्या किया, आपने आलू भरे, ठीक है, दूसरा प्लास्टिक बैग लिया, आपने इसमें प्याज भरा, तीसरा बैग में टमाटो भरा, तो वो सारी चीजें क्या हुई, आपकी एक पर्टिकुलर स्पेस में रखी हैं। अब आप उसे माना नीचे छोड़ दी हैं, कुछ भी करती हैं, तो उसमें जो नीचे स्क्रैचेस होते हैं ना, वो नहीं लगेंगे, क्योंकि वो जो प्लास्टिक की कवरिंग है ना बाहर से, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अगर आपने देखा होगा आपके घर में कोई न्यू फ्रिज आता है या न्यू टीवी आता है, तो उसके बाहर से थर्मोकोल की शीट लगा के देते, ताकि आपका सामान यहाँ से वहां ले जाने में कभी भी कोई एक्सपेंसिव सामान है उसमें जरा सी भी स्क्रैच ना पड़े। एपिडर्मल सेल की बात अगर हम करते हैं, तो किसी भी प्लांट्स में एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करने का। प्रोटेक्शन किससे, बहुत सारी चीजों से। फर्स्ट प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे माना कोई एनिमल है, वो एपिडर्मिस का, कोई प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो एपिडर्मिस क्या करेगी, अंदर के पार्ट को बचाएगी। दूसरा, अगर हम आपके ऐसी जगह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपके डेजर्ट्स में जाते हैं, वहां आपने देखा कैक्टस वगैरह देखा होगा, तो वो भी एपिडर्मिस की लेयर जो प्लांट्स में होती है वो क्या करती है, वो उनको पानी बहुत कम होने के लिए उनका जो कंप्लीटली वाटर एब्जॉर्प्शन पावर को कम कर देती, ताकि वो प्लांट्स काफी टाइम तक टिके, ठीक है। अब रूट्स में भी और स्टेम में भी और शूट्स में भी जो एपिडर्मिस होती है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से उनको हेल्प करती रहती है। बहुत सारी एपिडर्मिस जो होती हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क करती है। सबसे बड़ी बात होती है कि प्लांट्स को कंप्लीटली प्रोटेक्शन देना एपिडर्मिस का या बाहरी सेल जो आपकी आउटर सेल होती है उसका काम होता है, ठीक है। हम इस चीज को आगे पढ़ते चले जाते हैं तो सिंपल चीजें प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मल सेल दैट मींस एपिडर्मिस, अगर एपिडर्मिस की बात करते हैं तो ये आउटर लेयरिंग है या आउटर कवरिंग है और प्रोटेक्शन का वर्क करती है। वी ऑलवेज लर्न, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत सिंपल चीजें हैं। हर एक चीज में एपिडर्मिस का ही काम होता है कि अगर जो प्लांट्स हमारे घरों में सिंपल प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट का जो एरिया होता है उसको जो एपिडर्मिस होती है उसको इतना वाइड कर देती है ताकि वो आराम से एब्जॉर्ब कर सके वाटर को या और चीजें जो उनके लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये सब काम एपिडर्मल या एपिडर्मिस का ही होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो प्लांट का सिंपल परमानेंट टिश्यू का पढ़ा था। अब क्या आता है हमारा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम ये बोलें कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सिंपल टर्म था, सिंपल। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। सिंपल हम अभी तक पढ़ चुके हैं जिसमें एक ही तरह की सेल होती हैं, बस उस सेल में जो एरोस्पेस होते हैं या इस सेल में जो एम्प्टी स्पेस होता है कि वो कैसे 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 क्या क्या उसके अंदर होगा, तो उसके नेम चेंज होते चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, उसको ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या आता है, जब हम सिंपल पढ़ते हैं ना तो सिंपल वन टाइप ऑफ सेल होती है जो परफॉर्म करती है सेम एक्टिविटी को। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है कि सारी की सारी सेल जो होती है ना, सिंपल यानी सेम नहीं होती, कुछ उनमें से डिफरेंट भी होते हैं, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंड सिंपल। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, अगर ऐसे ऐसे 3-4 सेल हैं तो उसके बीच में ये वाली सेल भी आएंगी, तो यानी ये मिला के जो कॉम्बो बनाते हैं वो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, तो वो आता है आपका वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, क्या करते हैं वेस्कुलर बंडल्स, जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आपके प्लांट्स में आपका फूड और जो आपका वाटर होता है उसकी सप्लाई करते हैं। और वो कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, एक जना एब्जॉर्ब करता है, दूसरा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, यानी जाइलम को हम जल से बोलते हैं, जाइलम और जल, यानी वो एब्जॉर्ब करेगा क्या, आपका रूट से
वाटर को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये करेगा। अब होता क्या है कि इसे हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला। एक एग्जांपल मैंने जाइलम और फ्लोएम दिया। क्यों जाइलम और फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? होता क्या है ना कि जब इसकी सेल्स डिवाइड करते करते एक परमानेंट शेप लेती हैं और परमानेंट के बाद क्या होता है कि एक एज के बाद वो डेड हो जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। हम बस जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो जाइलम और फ्लोएम का मेन काम प्लांट्स में फूड का और किसका होता है, आपके वाटर का होता है, ठीक है। अब जाइलम की बात करते हैं तो ये एक डायग्राम देखिए। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को आप देखिएगा, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आपका जाइलम है जो कंसिस्ट करता है ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स है और जाइलन पैरेन्काइमा है। ये जो जाइलम फाइबर्स भी हैं इसमें, तो ट्रैकीड्स और वेसल्स क्या होती हैं, ये थिक वॉल्स होती हैं इसमें, और इसमें बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो डेड हैं और क्या हो जाती हैं, जब मेच्योर होती हैं तो डेड हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपने समझा कि इनका काम क्या होता है, जिसमें जाइलम ट्रैकीड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि वर्टिकली उसको पहुंचाना, ठीक है। अब ये दूसरा डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है फ्लोएम का, ध्यान से देखिए। फ्लोएम का डायग्राम जैसे आप देखते हो तो आपको फ्लोएम में क्या दिखता है कि फ्लोएम जो होता है 5 टाइप की इसमें सेल्स होती हैं, जिसमें सीप सेल्स भी है, सीप ट्यूब्स भी है, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। सीप ट्यूब का काम क्या होता है, ट्यूबुलर सेल के साथ ये परफोरेटेड इसमें वॉल्स होती हैं। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड को फ्रॉम लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो कहने का मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डालना, यानी जाइलम ने उसको वर्टिकली पहुंचाया, फ्लोएम ने लिया और उसको डिफरेंट पार्ट्स में यानी प्लांट्स के लीव के थ्रू पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल खत्म हो गया। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये देखा कि जो जाइलम और फ्लोएम थे उनमें काम सेम करना है। जाइलम का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना और फ्लोएम का काम है वहां से डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी प्लांट्स के पहुंचाना, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी जाइलम में जाइलम ट्रैकीड्स, ठीक है, फ्लोएम में भी फ्लोएम ट्यूब्स, फ्लोएम सीव्स, ये चीजें लगी, समझ में आया। तो अब हमें क्या समझना है कि एक ही काम हो रहा है, लेकिन एक ही काम को जाइलम और फ्लोएम में देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा नॉर्मल प्लांट टिश्यू के बारे में बात खत्म होती है। अब हमारी बात आती है एनिमल टिश्यूज की, यानी हम लोगों के अंदर कौन से टिश्यूज हैं जो क्या क्या हेल्प करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, ब्लड एक सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है। क्या करता है, सोचो जल्दी से। आज मेरे बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम का दिमाग, मैम ने दिमाग का दही बना दिया कि प्लांट टिश्यूज पढ़ा रही हैं फिर एनिमल टिश्यूज पढ़ा रही हैं। तो बच्चों प्लांट टिश्यूज भी बहुत इजी थे, मैरिस्मेटिक टिश्यूज के ही बहुत टाइप हमने सिंपल परमानेंट और आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट ने देख लिए, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है वो तो हमने देखे। तो कुछ बातें करते हैं, ठीक है। देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना, अगर आप देखिए हमें एक्सक्रीशन करना, इजेक्शन करना, इंजेक्शन करना, ब्रीथ करना, वो कितनी अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीजें हैं। कहीं बकल कैविटी है तो कहीं इसोफेगस है, कहीं स्टोमक है, कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहीं बिग इंटेस्टाइन है, कभी कहीं कुछ, कितना हमारी बॉडी के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना। तो सोचिए जब एक प्लांट के अंदर एक सिंपल चीज होने के बाद इतने सारे उनके टिश्यूज फंक्शन करते हैं, तो हमारा जो एनिमल बॉडी है उसमें तो इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, तो उसमें कितने टिश्यू कैसे वर्क करते होंगे। तो एनिमल टिश्यूज को हम ऐसे समझेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझना शुरू करिए कि हम जब ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है, तब हमें ये पता चलता है कि हम अभी ब्रीथ ले रहे हैं, ठीक है। जब हमारा जो हार्ट बीट है वो धक 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 होना शुरू कर जाता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर हम खाते खाते हमारे कहीं गले में फंदा लग जाए या कहीं कुछ हो जाए, तब हमें मालूम पड़ता है कि कुछ तो हो रहा है। तो ये सब चीजें जो होती है, जितनी भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, चाहे रनिंग कर रहे हैं, चाहे ब्रीदिंग कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में हो रहा है। और हम ही ने कहा था कि जो सेल्स होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी को, तो वो टिश्यूज बन जाते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज, हमारे हर एक चीज के अंदर इसोफेगस होगा तो उसकी बाहर हमारे टिश्यूज होंगे, बकल कैविटी होगी उसमें होगा नेसल चैम्बर होंगे, यानी नेसल कैविटी यानी नाक वाला होगा, उसमें हमारे टिश्यूज होंगे। अलग अलग टिश्यूज हैं, माना अगर मैं अच्छी
ऐसे करती हूँ, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल्स मेरी नेजल कैविटी में घुसा और कहीं ना कहीं मेरे टिश्यू इफेक्ट हुए, मेरे सेल इफेक्ट हुए और उन्होंने मुझे क्या करा, स्नीजिंग कराया। ठीक है, ऐसी जब हम खाने के साथ पानी पी लेते हैं और एकदम हमें खांसी सी आने लग जाती है, इसका मतलब है कुछ ऐसा पार्टिकल जो हमारे उस वाली प्रोसेस को क्या कर रहा है, बीच में एक इंटरफेरेंस या इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल, वैसे ही इसमें होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसमें भी सेम होता है। यानी कहने का मतलब है आप जो भी एक्टिविटी करते हो, यानी आपकी हर एक चीज में आपके अगर हम बोलेंगे कि सबसे आउटर सर्विस की जो सेल होती है उसे एपिथेलियल कहते हैं, जो कहीं ना कहीं पर आपके चाहे बगल कैविटी में है, इसोफेगस में है, या हम कह सकते हैं जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, हमारे लंग्स में है, सबके बाहरी सेल्स में क्या करती है, एपिथेलियल सेल होती है। जैसे प्लांट में प्रोटेक्शन का काम करती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी प्रोटेक्शन का वर्क करती है। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एपिथेलियल सेल में जो फ्लैट होगी उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें हेयरिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें हम क्या कहेंगे। देखो ना, अगर हम बात करते हैं, हम सिंपल सी एक बात करते हैं कि जब हम अपने घर में हमें डस्ट निकालनी होती है या कूड़ा निकालना होता है, हम किसका यूज करते हैं, हम झाड़ू का यूज करते हैं। वैसे ही एपिथेलियल सेल में कुछ ऐसी टिश्यूज भी होते हैं जो हमारे नेसल चेम्बर में होके, जहाँ पे ये हमारे हेयर्स दिख रहे हैं ना, वो क्या काम करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको रिमूव करने का काम करते हैं। ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में तो है ही, साथ में अलग अलग जगह पर प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली जो मैं जो वर्ड बोल रही हूँ प्रोटेक्टिव के लिए, वो उसके लिए काम आते हैं। समझ में आया? अब देखिए कि कितने कितने टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हैं, कैसे मिलेंगे देखते जाइए। ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे स्क्वैमिश एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम इसका सबसे पहले ये बात देखते हैं, जो स्क्वैमिश एपिथेलियल है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगी। पहले तो इसका डायग्राम देखिए। जिसका डायग्राम आप जब देखते हैं, इस डायग्राम में आपको क्या दिखता है कि इस डायग्राम में जो आपकी सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम सेल्स है वो थिन है, फ्लैट है, बिल्कुल ठीक। ये कवर्ड है स्क्वैमिश एपिथेलियम की। ये प्रोटेक्ट्स करती है बॉडी को। स्पेशली अगर आप ध्यान से देखें, इसकी काफी सारी सेल्स जो होती है वो अरेंज होती है मेनी लेयर्स में, और जहां पर भी तोड़ और फोड़ का काम होता है, वेयर एंड टेयर का, वहां पर आपकी स्क्वैमिश एपिथेलियल प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा आ गया, बहुत अच्छी बात है। किसका मतलब हमें क्या समझ में आया, हमें इसका मतलब ये आया कि जहां पर वेयरिंग और टेयरिंग होती है वहां पर ये टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम को फिर देखिए, एक बार और देखिए इसके डायग्राम को। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये अरेंज होता है एक पैटर्न्स ऑफ लेयर में। इनकी एक पैटर्न्स ऑफ लेयर है, और इसको हम स्ट्रेटिफाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुछ देखो ना, कुछ टूटी फूटी और ऐसी लग रही है, कुछ एक अरेंजमेंट इनका बड़ा अच्छा सा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हमारे एब्जॉर्प्शन और कहीं पर जहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहाँ पे आपका कुछ आपके रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि कहीं पर आपका सिक्रीशन हो रहा है, वहां की जो इनर लाइनिंग होती है, उस इनर लाइनिंग में जो आपके टिश्यूज होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज होते हैं। कहीं ना कहीं पर उसमें हेयर्स दिखेगा, जो क्या करेगा, आपके जो साफ साफ चीजें उनको पीछे भगाने का काम करेगा। कुछ डायग्राम देखिए इसका, स्ट्रेटिफाई का देखिए डायग्राम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमिश का डायग्राम फटाफट देखिए। इसका एक सिंपल सी चीज है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, जो कॉलमुलर है, जिसमें ऐसे कॉलम से बने हुए हैं, इनका काम क्या होगा, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है आउटर सरफेस का एपिथेलियल सेल्स का, और इसका सीलिया, डी सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस करता है म्यूकस फॉरवर्ड, यानी कोई भी चीज को पीछे की तरफ धकेलने का काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इसका डायग्राम आपने देखा, इसके डायग्राम को आप समझ गए। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो फ्लैट जा रहा था जो हमने पहले पढ़ा था, स्क्वैमिश तो था। अब जो सेकंड वाला हमने अभी पढ़ा था स्ट्रेटिफाई, वो भी आपने स्ट्रेटिफाई का भी देख लिया कि वो कैसा था। स्ट्रेटिफाई में भी वो कैसा है, एक कॉलमुला सा बना है, कॉलमुलर है। तो ये आपका किसका आ गया, ये आपका आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है जो हम देखेंगे वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, यानी क्यूबॉइडल। एज ए नेम इंडिकेटेड, अगर ध्यान से देखें तो क्यूबॉइडल नेम से ही लग रहा है कि कुछ क्यूब जैसी स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहा है। तो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में आपका एपिथेलियल टिश्यू है। पहले डायग्राम देखिए, सबसे पहले डायग्राम इसलिए देखते हैं क्योंकि डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें जो है ना मालूम पड़ जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल है उसमें क्या है कि ये
इनर लाइनिंग ऑफ किडनीज में है, सलेवरी ग्लैंड्स में है, जहां पर मैकेनिकल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां पर क्यूबॉइडल जो टिश्यू होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर हमने ये सब तीनों चार चीजें पढ़ी। अब उसके बाद हमारे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब आगे जाके क्या पढ़ते हैं देखिए। चलिए नेक्स्ट हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाती है कनेक्टिव टिश्यूज की। तो मैंने इससे पहले भी आपको एक हिंट दिया था कि सबसे पहले तो हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लेंगे ब्लड को और बोन्स को पढ़ सकते हैं, और सोचिए 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 और किसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, बहुत ध्यान सोचने की बात है कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड में WBC भी है, RBC भी है, फ्लूइड्स भी है, और इसका एक खुद का अपना एक मैट्रिक्स भी है। तो सारी की सारी चीजें होती है जॉइंट होती हैं, ठीक है, और हर चीज का अपना एक अलग फंक्शन तो होता ही है और एक दूसरे से कनेक्टिंग रहता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। ब्लड का आपको दिख रहा है, इसमें कुछ आपके अलग अलग तरीके की मैंने सेल्स देखी हैं, ये अलग अलग सेल्स आपको दिखाई जा रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो ये आपका ब्लड है वह फ्लो करता है किसका, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपके ब्लड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जहां पर भी जिस चीज की जरूरत होती है, इवन आपके ऑक्सीजन को या आपके फूड को, आपकी सब चीजों को जो पहुंचाने का काम करता है वो आपका ब्लड करता है, ठीक है। तो ये स्टडी आपकी ब्लड की रही। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा आता है बोन। अब बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। पहले हमने ब्लड पढ़ा था, हमारा आ गया बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू कैसे होगा कि बोन का सबसे पहले ये तो एग्जांपल देखिए, पहले ये देखिए जो मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है कि जो बोन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटन बना रहा है, बॉडी को पूरा टाइट रखता है, यानी ऐसा फ्रेमवर्क बना रहा है जिसमें आपकी बॉडी को एक शेप मिलता है। अगर हम स्केलेटन देखें तो वो भी सब बोन्स का बना होता है। दो बोन्स को जोड़ने के लिए एक थर्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत होती है या होता है, जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। और यही जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें कुछ मैट्रिक्स होता है। अब ध्यान से हम देखेंगे कि लिगामेंट्स जो होता है उसमें कौन कौन से मैट्रिक्स, डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में अगर आपको ध्यान दिया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लिगामेंट्स होता है इसमें लिटिल मैट्रिक्स है जो कनेक्ट करता है बोन्स को विद बोन से। टेंडन्स जो होता है वो भी कनेक्ट करता है मसल्स को टू बोन से। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको एक बोर्ड में डायग्राम दिखा रखा है कि अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कार्टिलेज आ जाता है, और जो कार्टिलेज होता है वो एक स्मूथन्स है, बोन सरफेस है जो जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट द नोज, एयर, ट्रैकिया, इन सब चीजों में प्रेजेंट होता है। वो कार्टिलेज यानी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो आपकी जगह जगह पर, जहां पर आपके नाक है, कान है, इन सब जगहों में मिलती हैं। तो ये तो हमारा एक सिंपल सी है। आपको मालूम होगा कि इसमें अंदर कई सारी नर्व्स भी आती हैं जो और भी काम करती हैं, जिनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। बट अभी जो डायग्राम्स मैंने आपको दिखाए, डायग्राम्स की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ये डायग्राम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। देखिए ध्यान से। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यूज। क्या होते हैं मस्कुलर टिश्यूज? मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं एक तौर से मसल्स बनाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे हार्ट में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कि जैसे हमारा हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट डिट्रैक्ट होता रहता है, तो ये जो हमारा मस्कुलर चल रहा है ये हमारा मस्कुलर फंक्शन ही चल रहा है। काफी सारा फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे हाथ को ऊपर नीचे करने के लिए। इन सबको चीजों को करने के लिए मस्कुलर जो टिश्यू है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसका डायग्राम देखिए, इसको देखिए डायग्राम्स को, तो ध्यान से देखेंगे कि जो मसल्स होती है ना ये एक स्केलेटन बनाती हैं, और ये जो होता है मोस्टली अटैच्ड होता है टू बोन्स एंड हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट को। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, तो वो हम वी कैन नॉट बी रियली स्टार्ट और स्टॉप, हम ना उसे स्टार्ट करते हैं ना स्टॉप करते हैं। तो सिंपली बाय वांटिंग क्या करने के कि स्मूथ मसल जो होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं सच मूवमेंट को। अब मसल्स ऑफ हार्ट की जो होती हैं वो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ करती रहती हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? ये मसल्स कर रही हैं, जिनके शेप अलग है, जिनके साइज अलग है। कुछ इसमें से आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, कुछ ब्रांच्ड होती हैं, जिनको हमने अलग अलग डायग्राम में आपके सामने शो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मस्कुलर जो टिश्यूज हैं वो भी क्या करें, मस्कुलर टिश्यूज आए, मस्कुलर टिश्यूज ने बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें किस किस चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और वहां वहां पर, यानी कहने का मतलब है ब्लड ने जोड़ा, बोन ने जोड़ा, लिगामेंट ने जोड़ा, उसके बाद उनके बीच में जो फ्लेक्सिबल आपकी
फ्लैशी पार्ट है वो भी जुड़ा। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे हम कहते हैं नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यू क्या होते हैं? नर्व रिंग। अगर हम अपने इस पार्ट को देखें, ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमारी एक रिंग आती है जिसे हम नर्व टिश्यू कहते हैं। पहले तो मैं इसको मस्कुलर टिश्यू हटा देती हूँ, उसके बाद हम नर्व टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नर्व क्या होती है? नर्व की बात करेंगे ना, जहां पर अगर आप बहुत ध्यान से आपने देखा होगा, इसके डायग्राम से समझेंगे। जैसे कहीं पर भी शॉक होता है, एकदम झटका लगता है, तो जो नर्व होते हैं, जहाँ पे नर्व आपको एक तौर से कंट्रैक्शन देती है, लेकिन नर्व सेल्स में क्या है? नर्व सेल। डायग्राम्स देखेंगे, उसके बाद करेंगे। पहले ये डायग्राम देखिए। नर्व टिश्यू या नर्वस टिश्यू हम बात करेंगे। नर्व सेल होती है, कैसे होती है कि जहां पर भी आपको शॉक लगता है, सपोज मुझे किसी ने ऐसे मारा और मेरी पूरी बॉडी झंझना गई, तो मेरी पूरी बॉडी में ना एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हमारा कहते हैं ना, एक जरा सा भी सेंसेशन हो जाए, पूरी बॉडी में एक सेंसेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यूज। ये डायग्राम देखिए, ये आपको नर्व रिंग का डायग्राम पूरा दिख रहा होगा। इस नर्व रिंग के डायग्राम में देखिए कि होता क्या है कि ये क्या करती है? ट्रांसमिट करती है स्टिमुलस को। एक जगह चोट लगी और दूसरी जगह उसका पूरी की पूरी बॉडी में आपका क्या होता है? रैपिडली उसका स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाता है। ये जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, इनकी जो सेल होती है, दिस सेल, इसको ही हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन होते हैं, उसमें कंसिस्ट होती है एक सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है, एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट होता है जो लंबा तक क्या करता है? अराइज करता है। यूजुअली जो ईच न्यूरॉन होता है ना, उसमें सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। और इस एक्सॉन का काम क्या होता है? ये एक्सॉन जो होता है वो आपस में नर्व को धीरे धीरे, जो भी आपको इम्पल्सन मिला है या कहीं से भी आपको कहीं से भी एक ऐसा एक मैसेज जो होता है वो छोड़ने का काम करता है। सिग्नल को पास करने का काम नर्व फाइबर के थ्रू एक नर्व इम्पल्स में जाता है। एंड इजीली जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है नर्व एंड आपका मसल्स टिश्यू का, एक फंडामेंटली मोस्ट आपके एनिमल्स में होता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन कि कहीं से कोई भी चीज आपको मिली और आपने फटाक से इस चीज में एक साइड से दूसरी साइड में उसको क्या करा? कहीं ना कहीं पर एक मैसेज पहुंचा दिया कि हाँ, यहाँ पर चोट लगी थी या यहाँ पर ये हुआ था, तो सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। वो काम होता है आपके नर्वस टिश्यू का। नर्व टिश्यू की जरूरत नहीं है, नर्व तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि नर्व सेल है और नर्वस टिश्यू है, तो हम उसे क्या कहेंगे? नर्वस टिश्यू। तो इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैंने आपके बीच बीच में आपको कवर करा दिए हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का टिश्यू का चैप्टर तो मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत मेहनत की थी, बट तब भी अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट नेहा मैम आपको और भी एक्सरेट करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।